हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। आपका काम क्या है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको क्वेश्चन को रीड करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता है, डू मेंशन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के एंड में आप बताएंगे आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे, इनकरेक्ट रहे या क्या मिस्टेक्स आपने की। अगर ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं एंड सी हाउ मच प्रीलिम्स रेडी यू आर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस। With reference to the Royal Indian Navy mutiny of 1946, consider the following statements. The mutineers demanded the release of Indian National Army prisoners and the withdrawal of Indian troops from Indonesia. The mutiny was supported by both Indian National Congress and Muslim League. Post the Rin mutiny, the cabinet mission was dispatched to India. The Rin mutiny received significant support from Indian civilians, including the workers and students. आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल 4। वीडियो को पॉज करके आंसर कर दीजिए एंड देन लेट्स डिस्कस दिस। सो रिन म्यूटिनी ऑफ 1946 जो कि 18 फेब 1946 को शुरू हुई और तकरीबन 6 दिन के लिए चली, 22 फेब 1946 या 23 फेब 1946 तक। हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे लास्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस या लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि देयर डेज इन इंडिया आर लिमिटेड एंड उनको जल्द से जल्द यहां से निकलना पड़ेगा। रिन म्यूटिनी की अगर हम बातचीत करें तो इसकी शुरुआत हुई क्योंकि इंडियन नेवल रेटिंग्स यानी कि रॉयल इंडियन नेवी के अंदर जो कॉमन नेवी के सोल्जर्स थे, जो मोस्टली इंडियंस थे, उनके जो ग्रीवांसेस थे उनको लेकर के, और इसके अंदर HMIS तलवार ये जो शिप है विच वॉज प्रेजेंट ऑन द बॉम्बे हार्बर, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि इन जनरल इंडियन नेवल रेटिंग्स जो है उनकी ये शिकायत थी कि हमें अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, द फूड इज नॉट पैलेटेबल, लिविंग कंडीशंस जो है बैरक में वो अच्छी नहीं है, वेज डिस्पैरिटी है, हमें काफ़ी कम पे किया जाता है, रेसिस्ट स्लर हमारे ऑफिशियल्स हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी न केवल ये म्यूटिनी जो है जो बॉम्बे से शुरू हुई थी, ये HMIS तलवार से बाकी जो शिप्स है बॉम्बे हार्बर में वहां पहुंची, बल्कि साथ ही साथ आप देखेंगे कराची से लेके अंडमान है, कैलकाटा है, हर हार्बर की जो इंडियन नेवल रेटिंग्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट म्यूटिनी कर दी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि जो मेजर प्रोमिनेंट सिटीज हैं वहां पे जो सिविलियंस हैं, बीट द वर्कर्स, द स्टूडेंट्स एंड द अदर सिटी ड्वेलर्स, दे जॉइंड इन। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनफैक्ट द आर्म्ड फोर्सेस सपोर्टेड द रेटिंग्स इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि म्यूटिनियर्स की डिमांड का जो स्कोप है वो भी बढ़ता गया। जैसे कि उन्होंने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इंक्लूडिंग जो INA के आर्मी ट्रायल्स चल रहे हैं उनके अंदर जो प्रिजनर्स हैं, आप उन्हें रिलीज कीजिए, और साथ ही साथ में इंडोनेशिया में जो इंडियन ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं आप उनको वहां से विड्रॉ करो। हम किसी भी तरीके का जो इंपीरियलिज्म है उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, दे डिड नॉट सपोर्ट द RIN म्यूटिनी और द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ फेब 1946, क्योंकि उनको लग रहा था वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे हमारा जो गोल था पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, इट विल बी डिफीटेड अगर इस तरीके की म्यूटिनी जो है ये अब हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में मुस्लिम लीग के लीडर्स का भी ये मानना था कि भले ही आर्म्ड फोर्सेस के ग्रीवांसेस कितने भी ज्यादा सीवियर क्यों ना हो, टेकिंग दम टू द रोड इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं जो इनडिसिप्लिन है उसे शो कर रहा है। गांधी जी इवन कंडेम्ड द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। केवल अरुणा असफ अली एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था रिन म्यूटिनी को। और आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नेगोशिएशन किया रिन म्यूटिनी के जो लीडर्स हैं उनके साथ में, उसके बाद में ही फाइनली ऑन 23 फेब 1946 द म्यूटिनियर्स सरेंडर्ड। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें
तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल सही है। नाउ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि इनफैक्ट जो आर्म्ड फोर्सेस जिसके बेसिस पे वो यहाँ पे इतने सालों तक रूल कर पाए, है ना, वो भी उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, वो भी म्यूटिनियर्स को सपोर्ट कर रही थी। सो देयर डेज इन इंडिया वर लिमिटेड, दिस वाज वेरी मच क्लियर टू द ब्रिटिश। तो इसी के लिए कहा गया कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचेगा, और आप देखेंगे कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचता है, और इसका पर्पस क्या था, टू डिस्कस द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एंड इसी के साथ साथ में कि इंडिया का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, ये सब। तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ सी, 1, 3rd and 4th आर करेक्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हुआ सी। बाकी आप पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे स्लीपी क्लासेस के ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी 2025 के लिए हमारे जनरल स्टडीज का जो लास्ट बैच है इट इज लाइव, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली बर्ड 25 कूपन कोड यूज करने पे आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको कंटेंट, एसे, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। With reference to the Prajamandals, consider the following statements. The Prajamandals were organizations formed in the princely states to promote the democratic rights of the people. They were initiated by the Congress to extend the nationalist movement into the princely states and recruit new volunteers. The Indian National Congress supported the Prajamandals' demand for responsible government in the princely states. आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 and 3, 1 and 2 only, 1 and 3 only, or 2 and 3 only. Again, pause the video, answer in the comment section and we will move forward. अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस का जो नागपुर सेशन है उसको देखना होगा। सो कांग्रेस का 1920 का जो नागपुर सेशन है, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया, और इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं वो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करें, उनके वेलफेयर का ध्यान रखें। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने प्रजा मंडल्स को फॉर्म किया, और इन प्रजा मंडल्स को फॉर्म करने के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या थे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेलफेयर सेंट्रिक गवर्नमेंट, एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट पीपल बिकॉज दे वर लिविंग अंडर ऑटोक्रेटिक रूल। और आप देखेंगे कुछ इनिशियल प्रजामंडल्स जो हैं ये फॉर्म किए गए आपके प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर, बरोड़ा, हैदराबाद, डेक्कन स्टेट्स, इंदौर, काठियावाड़, जामनगर, इनके अंदर। आगे चल के हम देखते हैं 1927 में बॉम्बे के अंदर सारे जो प्रजामंडल्स हैं उनका एक यूनाइटेड फ्रंट, एक सेंट्रल फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। तो आप इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रजामंडल्स वर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर फॉर्म्ड इन द प्रिंसली स्टेट टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन द प्रिंसली स्टेट्स। इसके बेसिस पे आप ये भी कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज दीज प्रजामंडल्स और देयर एक्टिविटीज वर नॉट इनिशिएटेड और लेड बाय कांग्रेस, दो कांग्रेस सपोर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ प्रजामंडल्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1920 के नागपुर सेशन में प्रिंसली स्टेट्स और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेकर के कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और प्रिंसली स्टेट के जो लोग हैं वो अब कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे। इसके बावजूद ये बहुत ही क्लियरली कह दिया गया था कि प्रिंसली स्टेट में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो आप कांग्रेस के नाम पर नहीं करेंगे, या तो आप इंडिविजुअली करिए या लोकली जो पॉलिटिकल वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वाया कीजिए। 1930s तक आप देखेंगे कांग्रेस का यही स्टांस रहा। सो प्रजामंडल, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनका एक सपोर्ट रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उनको लीड नहीं किया या उनको इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे वो केवल कांग्रेस जो है वो अपनी एक्टिविटीज को ब्रिटिश इंडिया तक कन्फाइन कर रही थी। लेकिन फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जहां पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई, और अब
अब कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उनको रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उससे जोड़ने की बहुत जरूरत है, तभी हम एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया का जो गोल है उससे अचीव कर पाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो लुधियाना सेशन हुआ ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस इन द 1939, इसको जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे, और यहां पे साथ ही साथ में इट सिग्नल्ड द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनलिज्म दैट हैड डेवलप्ड, यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी और प्रिंसली स्टेट के अंदर भी जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उनको यूनाइट करने की जो बात है उसको यहाँ पे रियलाइज कर लिया गया। तो आप इसके बेसिस पे कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारा वो इनकरेक्ट है। द प्रजामंडल्स वर नॉट इनिशिएटेड बाय द कांग्रेस, दे वर द वर्क ऑफ ग्रास रूट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स। बस कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही थी इनकी एक्टिविटीज को, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां से करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर हुआ 1 and 3, दैट इज अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप डिटेल्स में हमारी क्लासेस में कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे इवेंट्स की जो क्रोनोलॉजी है उस पर ध्यान रखना है। ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, रिन म्यूटिनी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली गिवन। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हम यहां पे देखते हैं 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद में हमारी परमिशन के बिना, यानी हमारे लीडर्स से कंसल्ट किए बिना, हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया जाता है। सो इंडियन लीडर्स वर वेरी एंग्री। आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर रिजाइन भी कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। अब यहाँ पे इंडियंस का सपोर्ट गेन करने के लिए ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑगस्ट ऑफर या लिथगो ऑफर जो है ये उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनके द्वारा ऑफर किया गया था इन अगस्त 1940। यहाँ पे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, कहा गया कि वॉर के बाद में हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको क्रिएट करेंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से क्रिएट की जाएगी उस पर भी फोकस नहीं था। और साथ साथ में अभी भी लिथगो जो है वो केवल डोमिनियन स्टेटस, सेल्फ रूल पर टिके हुए थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे। सो अगस्त ऑफर से नाखुश होकर के गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो अगस्त ऑफर के बाद आया, यहां पे दो चीजों को क्लियर कर दिया गया। एक, जो हमारे सत्याग्रही हैं गिने चुने, जैसे कि विनोबा भावे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने काफी क्लियरली अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको एक्सरसाइज किया, और इसके वाया ब्रिटिशर्स और दुनिया को यह क्लियर किया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी मर्जी से नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर। एंड सेकेंडली, हमारा जो पेशेंस है उसे आप हमारी वीकनेस मत समझिए, है ना। सो गांधी जी वॉन्टेड टू गिव एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिशर्स टू नेगोशिएट बिफोर लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ मास स्ट्रगल। इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में, और यहां पे भी डोमिनेंट स्टेटस की ही बात की गई, और साथ ही साथ में बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया जैसे वहां पे कुछ प्रोविजंस थे, है ना। उससे नाराज होकर के गांधी जी जो हैं उन्होंने अगस्त 1942 में 8 अगस्त को, टू बी मोर प्रिसाइज, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जो है उससे लॉन्च कर दिया। रिन म्यूटिनी की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये पोस्ट वॉर फेब 1946 में हमको देखने को मिली। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4, दैट इज डी इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Till the early 1930s, many Muslims had been demanding better representation and protection of their rights within the Indian Union. In the Lahore Resolution of 1940, which is also known as the Pakistan Resolution, the Muslim League used the term Pakistan for the first time.
Which of the above statement or statements is or are correct? One only, two only, both one and two, or none of the above? आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज वन ओनली. सो दिसंबर 1906 के अंदर हम देखते हैं मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन ढाका. आप देखते हैं 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए उसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है वो हमें देखने को मिलता है. और आप देखेंगे कि हम अगर 1930s में भी देखें तो काफी लंबे समय तक जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, दे वर डिमांडिंग बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मुस्लिम विद इन अ सिंगल इंडियन यूनियन. क्योंकि उनको डर लग रहा था कि पोस्ट ब्रिटिश रूल इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके अंदर भी जो कास्ट हिंदूज हैं उनका डोमिनेशन हो जाएगा, विच विल लेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, द माइनॉरिटी कम्युनिटी. लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहां पे कहीं पे भी पाकिस्तान टर्म स्पेसिफिकली यूज नहीं किया गया था, विच मेक्स आवर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. अगर हम लाहौर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे. सो लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर सेशन में अडॉप्ट किया गया. टू बी मोर प्रिसाइज ऑन 23 मार्च 1940. 23 मार्च को पाकिस्तान अपने नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करता है. लाहौर रेजोल्यूशन में क्या बात की गई थी? लाहौर रेजोल्यूशन में कहा गया था कि नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न जोन के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और हर यूनिट जो है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिट होगी. साथ ही साथ में ये कहा गया कि जिन प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं वहां पे इनके जो माइनॉरिटी स्पेसिफिक राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए, इनके कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कुछ स्टेप्स लिए जाएं. बट पाकिस्तान टर्म स्पेसिफिकली यहां पर यूज नहीं किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है. तो स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है, आपका आंसर हुआ ए. वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाउनलोड करके भी. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो इसको देखते हैं. एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वॉज. इसीलिए क्रिप्स मिशन मैंने आगे जो है डिटेल में नहीं बताया क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन है. दैट ऑल द इंडियन स्टेट्स शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया. The creation of an Indian Union with dominion status very soon after the Second World War. The active participation and cooperation of the Indian people, communities and political parties in the British war efforts as a condition for granting independence with full sovereign status to India after the war. The framing of a constitution for the entire Indian Union with no separate constitution for any province and a union constitution to be accepted by all the provinces. आप अगेन वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं. क्रिप्स मिशन का जो बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करते हैं. सो क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में भारत पहुंचा. किस बैकग्राउंड में ये आया इसको थोड़ा सा देखते हैं. आप देखेंगे कि अगर हम मार्च 1942 से पहले देखें तो ब्रिटेन हैड सफर्ड मेनी लॉसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड द जापानीज थ्रेट ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया सीम्ड रियल. और ऐसे में ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था. साथ ही साथ में जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश है ना, उनके ऊपर यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ये जो एलाइज हैं उनका भी प्रेशर था कि नेगोशिएट विद द इंडियंस. क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं उन्होंने कहा था हम एलाइड पावर्स को सपोर्ट करने को तैयार है वॉर एफर्ट्स में, अगर आप इमीडिएटली कुछ कॉन्ट्रैक्ट पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड पोस्ट वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रॉमिस कर सकते हैं. सो द क्रिप्स मिशन reached India in March 1942 and it was sent to India with constitutional proposals to seek Indian support for the war. अगर हम क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे इंडियन यूनियन की बात हुई है विद अ डोमिनियन स्टेटस. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी भी क्रिप्स मिशन जो है हमें केवल डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं. तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सॉवरेन स्टेटस की बात हुई है, ये तो गलत था, है ना. सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. अगर हम स्टेटमेंट बी को देखें तो
तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल यहाँ बात हुई थी कि एक इंडियन यूनियन हो विद डोमिनेंट स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो दिस मेक्स बी एज आर आंसर. बट इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, हम ए और डी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करेंगे. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रिप्स मिशन के अंदर जो प्रपोजल्स दिए गए उनमें एक और बात कही गई थी, और वो क्या था? एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन could have a separate constitution and form a separate union. तो इसके बेसिस पे आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट आपका डी है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहां क्या लिखा है? दैट ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया. नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोविंस इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती तो दे आर फ्री टू फॉर्म देयर सेपरेट यूनियन एज वेल एज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए कांग्रेस जो है वो क्रिप्स मिशन से खुश नहीं थी. तो आप यहां पे देखेंगे ए गलत है आपका. डी को अगर हम पढ़ें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन एंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस. ये तो गलत है. वो तो ओपनली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड साथ ही साथ में सेपरेट यूनियन ऑफर कर रहे थे, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट कर रहे थे. तो इससे हमारा आंसर हुआ बी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा प्लीज. बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड मैंने वापस से एक बार आपको बता देती हूँ, है ना, एक जेंटल रिमाइंडर, यूपीएससी 2025 के लिए हमारा जो लास्ट बैच है जनरल स्टडीज का वो अभी लाइव है. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, कूपन कोड यूज करके. फर्दर डिटेल्स के लिए, डिस्काउंट्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पे लिख के हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.